RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 की पिछली वीडियोस में हमने आपको परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में बताया है, जिसमें आपका एक तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आदि के बारे में जानकारी दी थी। उसकी आवश्यकता अब हमें कहाँ पड़ेगी, क्यों हमने आपको उसके बारे में बताया, वो आपको पहले मॉडल का जो टॉपिक चला हुआ था उससे थोड़ा सा मैं लिंक कर दूं कि हमने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था, जिसमें बताया गया था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो उस मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके सन 1913 में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या था और उसने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या सुधार किए। तो बोहर ने केवल रदरफोर्ड के मॉडल में ही सुधार नहीं किया, बल्कि कुछ अपनी पोस्टुलेट्स भी दी, कुछ अपनी अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार फिर ये आया था, उसकी कमी आई थी कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा को खोता रहेगा। तो उसमें संशोधन करके पहला पॉइंट जो बोहर ने अपने मॉडल में दिया, नील्स बोहर उसका नाम था वैज्ञानिक का, उसने क्या कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए चक्कर लगाता रहता है। दूसरे पॉइंट में इसी के साथ उसने जोड़ दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कुछ इस प्रकार कि ये तो नाभिक मान लिया भाई। रदरफोर्ड ने अब ये पहले ही बता दिया था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। तो अब हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। भले ही न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई है, ये 1913 में दिया हुआ है, लेकिन अब हम संपूर्ण नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके उसी के अनुसार चलेंगे। तो नील्स बोहर ने भी यही कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्कर लगाता है, यानी चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये नील्स बोहर के पहले दो पॉइंट हम मान लेते हैं। अब अगर इसी में हम तीसरा पॉइंट मानकर चलें तो नील्स बोहर के अनुसार उन्होंने जो इन कक्षाओं को प्रदर्शित किया था, उन्हें प्रदर्शित किया था 1, 2, 3, 4 आदि से, यानी नाभिक के पास उन्होंने पहले स्थान को कक्षा माना, पहली कक्षा माना, इसे दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा आदि इस प्रकार से उन्होंने इन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा था। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हें चूंकि ऊर्जा निश्चित हुई तो इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इन्हीं कक्षाओं को K, L, M, N आदि अक्षरों से भी प्रदर्शित किया गया। अब वैसे हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो शुरू तो ABCD से होती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इसको K, L, M, N से ही क्यों माना? तो इसका कारण ये है कि जो नाभिक होता है, नाभिक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को लैटिन भाषा में कहा जाता है कैरियन, कैरी ऑन। तो यहाँ इस न्यूक्लियस के पास की कैरियोनिक जो सेल है उसको लिखा गया, कैरियोनिक यानी नाभिक के पास वाली सेल, और उसके बाद उन्होंने KLMN आदि अक्षरों को मान लिया। इस आधार पर इसके से इनको प्रदर्शित किया गया था। ये यहाँ पर थोड़ी सी अतिरिक्त बात मैंने आपको बता दी, इसकी वैसे आवश्यकता कहीं नहीं होती। तो इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि इनकी ऊर्जा निश्चित होती है और ऊर्जा का क्रम बाहर की ओर बढ़ता हुआ रहता है। ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ क्रम होता है।
यानी पहली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, दूसरी की उससे ज्यादा, तीसरी की उससे ज्यादा, चौथी की उससे ज्यादा। इस प्रकार बाहर की ओर इन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती रहती है। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट पॉइंट और दिया है नील्स बोर ने। उसके अनुसार क्या कहा कि ये कक्षाएं वही बनती हैं या इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा, तो कंप्लीट मल्टीपल के लिए यहां पर n की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोणीय संवेग को वैसे तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में कि वृत्तीय गति, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड में जो संवेग होता है उसे कोणीय संवेग कहते हैं। फिजिक्स में इसका फॉर्मूला I ओमेगा होता है। यहां पर हम डायरेक्ट उसको mv/r के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v उसका वेग, r इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, h प्लांक नियतांक, n वो कक्षा संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, और ये पाई आपका नियतांक होता है जिसका मान 3.14 या 22/7 होता है। तो इसने नील्स बोर ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जहां जो कोणीय संवेग है इस h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इस आधार पर हम इन कक्षाओं की दूरी, त्रिज्या वगैरह आदि निकाल सकते हैं। वो आगे किस प्रकार से निकाला जाएगा आपको इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी आगे आने वाली वीडियोज में। अब इसके बाद मैं रदरफोर्ड की एक कमी और आपको याद दिला दूं। उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं ये हमने आपको पिछली वीडियोज में बता दिया, और क्यों बनते हैं अवशोषण उत्सर्जन के कारण। तो यहां पर बोहर ने इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी कि स्पेक्ट्रम उत्पन्न क्यों होते हैं या किस प्रकार होते हैं। उसके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर लेता है या ऊर्जा त्यागता है तो वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। किसी भी बाहरी से अंदर की में आ सकता है अगर ऊर्जा त्यागेगा तो, क्योंकि अंदर वाले की ऊर्जा कम है, और अगर ऊर्जा ग्रहण करता है तो वो अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में जा सकता है। तो इस ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण के कारण ही स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। कोई भी परमाणु या तत्व जो होता है वो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम बनाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा की जो कक्षाओं की दूरी होती है वो अलग अलग रेस्पेक्ट में हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जिस पहली कक्षा में रहता है उस कक्षा को उसकी प्रारंभिक अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, लेकिन जब वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है तो जिस भी कक्षा में जाएगा वो उसकी उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी में आए या दूसरी से तीसरी में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर ले कि वो डायरेक्ट पहले से तीसरी कक्षा में ही चला जाए। तो ऊर्जा की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कहां जाएगा। अब इसके लिए इन्होंने एक सूत्र भी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार क्या कहा गया कि यदि किसी कक्षा की ऊर्जा E1 है और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 है और इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ न कुछ ऊर्जा परिवर्तन होगा जो E1 माइनस E2 के इक्वल लिया जा सकता है। इसे हम ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये डेल्टा E होता है आपका h न्यू के इक्वल, जिसको हम E1 माइनस E2, इस माइनस का अर्थ होता है कि बड़ी यानी अधिक ऊर्जा में से छोटी ऊर्जा, कम ऊर्जा का मान घटा दीजिए। अगर E1 बड़ा है तो उसमें से E2 घटा दीजिए, E2 बड़ा है तो E1 घटा दीजिए। या यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है E1 माइनस E2 अपॉन h के इक्वल। इस समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण समीकरण भी कहा जाता है। क्वांटाइजेशन इक्वेशन इस इक्वेशन को बोल दिया जाता है। इस ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन के कारण ही स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो हमने पीछे की वीडियोस में आपको एक मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत दिया था और एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमने उस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो नाभिक के बाहर ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाओं की ऊर्जाएं तो स्थिर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता।
जब भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करता है, इस न्यू को। ऐसा नहीं कि वो मैक्सवेल के अनुसार धीरे धीरे ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इस प्रकार से अपनी कक्षा बढ़ाता रहे और बाद में जाके दूसरी कक्षा में जाए। नहीं, ये सतत रूप से नहीं होगा, लगातार कंटिन्यूअस रूप से नहीं होता। यहाँ पर क्वांटाइजेशन समीकरण जिसको बोला जाता है, क्वांटीकरण समीकरण जिसको बोला गया, उसका अर्थ यही है कि ये क्वांटम अर्थात ऊर्जा के उन पैकेट्स को अवशोषित करता है, और जब ऊर्जा इतनी अधिक अवशोषित कर लेगा कि उसकी ऊर्जा एक दूसरी कक्षा के बराबर हो जाए, जैसे एक कक्षा ये यहाँ है, दूसरी कक्षा यहाँ है। अगर इसको मान के चलिए कि यहाँ दूसरी कक्षा में जाने के लिए 10 फोटोन की आवश्यकता है और ये 9 फोटोन को अवशोषित कर लेता है, तो तब भी ये इसी स्थान पर चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 9 फोटोन अवशोषित करके, 9 क्वांटम अवशोषित करके यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दे, ये गलत रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है तभी वो दूसरी कक्षा में जाएगा, अन्यथा अपनी प्रारंभिक अवस्था जो स्टेशनरी स्टेट है, उसकी स्थिर अवस्था है, स्थिर कक्षा है, ऊर्जा स्तर, उसी में चक्कर लगाता रहता है। बीच की ऊर्जा को ग्रहण करके वो कहीं बीच में चक्कर नहीं लगाएगा। तो इस आधार पर जो दिया था कि mvr इक्वल टू nh/2 इस रेस्पेक्ट में, यहाँ n इक्वल टू अगर 1 है तो पहली में h/2, दूसरी में h/π, तो इस प्रकार से 3h/2। जब इन कक्षाओं की ऊर्जा या कोणीय संवेग इस रूप में होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक जा रहा होगा। तो जो ये ऊर्जा फोटोन के रूप में, क्वांटम के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित हो रही है, तभी वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम बनाएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहां से अगर वापस आने में उसे 10 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं और वो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ बीच में चक्कर लगाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर स्थायी होते हैं। ये बोहर के मॉडल की मुख्य बात है। लेकिन अब इतनी बातों के बावजूद भी बोहर के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। अब वे कमियां क्या हैं, आइए उन्हें भी लेकर चलते हैं। जिस प्रकार से रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी, उसी प्रकार से इस बोहर के मॉडल में भी कुछ कमियां हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। अब जब बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया तो अपना मॉडल दिया। अब इसमें कुछ कमियां आई तो फिर कोई ना कोई इसमें भी सुधार करके आगे का मॉडल प्रस्तुत करेगा। वैसे आगे आने वाली वीडियो में आपको वो मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे, उनके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो बोहर के मॉडल में कुछ कमियां थी, वो क्या थी, उसमें हम नंबर 1 ले सकते हैं। उस समय तक ऐसे उपकरण नहीं थे कि ये ज्यादा डीपली इसकी स्टडी कर सकता, तो इसके आधार पर ये कहा गया, पहली कमी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि बोहर का मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम He पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव है, यानी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, केवल उन्हीं परमाणुओं के लिए बोहर का मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसमें बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए यह मॉडल लागू नहीं होता। अब इसके बाद एक कमी और थी कि यह जीमान और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। टोनी स्टार्क आयरन मैन वाला वो नहीं है, वैसे जीमान और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। वो प्रभाव क्या है, अब केवल एक बार उनको देख लीजिए। जीमान ZEEMAN और स्टार्क STAR। स्टार्क दो प्रकार के आपके फील्ड होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत अक्षेत्र और आपका होता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय अक्षेत्र। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक का ई पहले आएगा, स्टार्क का एस पहले आएगा। अगर यहाँ वैज्ञानिकों के नाम और यहाँ फील्ड के रेस्पेक्ट में देखें EMSZ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसी को पहले लेकर चल सकते हैं। अब ये प्रभाव एक्चुअल में था क्या, इसके अनुसार क्या था कि अगर हमारा कोई स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से है, तो जब स्पेक्ट्रम को हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसकी जो लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार से इस मॉडल को लिया जा सकता है। यानी जीमान और स्टार्क दोनों प्रभाव एक ही हैं। मैं स्टार्क को बता रहा हूं
कि जब किसी स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम लाइन विभक्त हो जाती हैं। इसे ही स्टार्क प्रभाव कहते हैं। अगर यही प्रभाव हम चुंबकीय क्षेत्र में देखें तो इस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहा जाता है। याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क है या जीमान है, कहीं कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको इसीलिए पहले ही बता रहा हूं। इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में ई पहले आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका स्टार्क एस और जेड में अगर देखें तो एस पहले आ जाएगा, जीमान का जेड बाद में आएगा। तो इलेक्ट्रिक में स्टार्क और मैग्नेटिक में जीमान प्रभाव होता है। एक्चुअल में इसका कारण क्या होता है कि जो ये स्पेक्ट्रम लाइन थी, जो एक लाइन, एक रंग की एक लाइन मानकर चल सकते हैं, तो ये यहाँ बहुत छोटी छोटी धुंधली लाइनों के रूप में विभक्त हो जाती हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं इसको केवल अलग अलग करके दिखा रहा हूं। यहाँ एक लाइन की अनेकों लाइनें बन जाती हैं, यानी और अन्य छोटे स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन आप अपने ध्यान के लिए, अपनी तैयारी के लिए केवल इतना याद रख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी लाइन है वो विभक्त हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। विभक्त से तात्पर्य वैसे स्प्लिट होना, टूट जाना होता है कि एक लाइन अनेक लाइनों में टूट जाएगी। जब ये टूटेगी तो थोड़ा ये विस्तार भी हो जाएगा, ये दूर दूर भी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो बोहर मॉडल और उसकी कुछ कमियां बताई, इसके आधार पर हम समझते हैं कि आप लोगों के कुछ डाउट्स जो परमाणु मॉडल से संबंधित होंगे वो दूर हो गए होंगे। अब आगे के इसकी जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए हम आगे के मॉडल भी आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित अन्य टॉपिक्स के साथ साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।